मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका बीए सेकेंड सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है ह्यूमन ज्योग्राफी का, कौन सा पेपर होने वाला है, मानव भूगोल का आपके सामने जो पेपर होने वाला है उससे संबंधित जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं उसकी ये मास्टर क्लास नंबर 2 होने वाली है। आपको पता है टॉप 3 क्वेश्चन कराता हूँ, वैसे लगभग प्रश्न देखने को मिलते हैं। मास्टर क्लास 2 होने वाली है। सारा का सारा वीडियो इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा जोर से देख लेना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना भाई। साथ के साथ अपने 40,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा है। सभी बच्चे मिलकर चैनल के जो टारगेट है उसको अचीव कराने में पूरी की पूरी मदद कीजिए। साथ के कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो जाओ और जाकर कोई प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो तो खरीद सकते हो। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। और हाँ, ये वाली पीडीएफ आपके सामने, ये वाली जो आपकी पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल तो अब कुछ दिन के लिए बंद हो गया, तो व्हाट्सअप चैनल पे मिलेगी। कहाँ पर मिलेगी भाई? व्हाट्सअप चैनल है वहाँ पर डाल दी गई है। व्हाट्सअप चैनल पे मैं लिंक दे दूंगा भाई आपके सामने पीडीएफ को, वहाँ से जाकर आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। सबसे पहले प्रश्न की बात, मानव भूगोल के अंदर नियतिवाद व साम्यवाद का जो सिद्धांत है, कौन सा, जो नियतिवाद होती है, कौन सा सिद्धांत होता है, जो नियतिवाद का जो सिद्धांत होता है और जो साम्यवाद का सिद्धांत होता है, कौन सा होता है, साम्यवाद का जो सिद्धांत होता है उससे संबंधित चीजों को आपको बताना। नियतिवाद और जो साम्यवाद का सिद्धांत है उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। मानव भूगोल के विकास में मानव और पर्यावरण के संबंध को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्या है? अगर अपन मानव भूगोल के विकास को समझना चाहते हैं, किसके, मानव भूगोल का अगर विकास समझना चाहते हैं तो इसके अंदर मानव का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, किसका, जो मनुष्य है, क्या है, जो मानव है उसका पर्यावरण के साथ, किसके साथ, पर्यावरण के साथ आपके सामने क्या संबंध है उसके बारे में समझना जरूरी है कि मनुष्य कौन कौन से वो काम करता है जिसके वजह से जो पर्यावरण है उसके ऊपर जो प्रभाव है वो पड़ता है। इस संदर्भ के दो प्रमुख सिद्धांत सामने आए हैं। एक वातावरण नियतिवाद, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या सामने आता है आपके सामने? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म समझ में आ गया आपके सामने, जिसको क्या बोलते हैं, वातावरण नियतिवाद के नाम से जाना जाता है। अगला होता है साम्यवाद पॉसिबिलिज्म। देखो दोनों के बारे में बात करें तो वातावरण नियतिवाद यही है कि जो मनुष्य है ना वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या होता है आपके सामने? जो मनुष्य होता है, कौन होता है, जो मनुष्य होता है वो पूरी तरीके से, कैसे, पूरी तरीके से आपके सामने वातावरण पे, इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है भाई? इन्वायरमेंट पे आपके सामने जो मनुष्य है वो डिपेंड करता है। ठीक है, वातावरण प्रकृति पर ही पूरा पूरा मनुष्य डिपेंड करता है, इस सिद्धांत के अनुसार ये बात है। और साम्यवाद के सिद्धांत में कहा गया है कि मनुष्य ना अपनी तकनीक के माध्यम से, किसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी वगैरह के माध्यम से क्या करता है, अपने आप के अंदर डेवलपमेंट वगैरह करता रहता है, जो जिस वजह से वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर नहीं है, प्रकृति में वो बदलाव करके अपने हिसाब से जीवन जीना संभव बनाता है। जैसे कि उदाहरण की बात बताऊं मैं आपके सामने, जैसे कि अगर बहुत भीषण ठंड है, राजस्थान के लोग, मैंने पिछला भी उदाहरण दिया था, राजस्थान के जो लोग है वही वो आपके सामने खुले खुले कपड़े पहने ज़्यादा पसंद करें क्योंकि गर्मी का होता है। ठंडा जो लद्दाख के लोग हैं, हिमाचल जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो कैसा कपड़े पहनेंगे, मोटे कपड़े पहनेंगे। उनका जीवन है वो आपके सामने, जब जैसे जैसे सर्दियाँ आने शुरू हो जाएंगी वो क्या करेंगे, अपना जो खाना है उसको स्टोर करना शुरू कर देंगे ताकि सर्दियों में खाना नहीं मिलेगा। इसी को क्या कहा गया? वातावरण नियतिवाद के नाम से जाना गया है। ठीक है। पॉसिबिलिज्म क्या होता है? धीरे धीरे हमने क्या क्या ईटर बना दिए, घरों को इस प्रकार से रचना कर दी कि उनके अंदर लद्दाख की बात करूं जिनके उनके अंदर क्या लग रही है आपके सामने, सर्दी कम लग सके, है ना, फ्रोजन फूड बना दिए। इस प्रकार की चीजें हमने करना शुरू कर दिए हैं, जिससे क्या हो गई है, जो प्रकृति को हमने चुनौती दे दिया है। राजस्थान के अंदर भी देखो तो हमने कूलर, एसी वगैरह जैसे तापमान है उसको कंट्रोल किया जा सके, मतलब कुछ हद तक तो अपन कंट्रोल कर ही सकते हैं। एक बेसिक उदाहरण दिया आपको। इन सिद्धांतों ने मानव व्यवहार को भौगोलिक दृष्टिकोण से समझने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्या होता है? ये जो सिद्धांत होते हैं, क्या होते हैं, ये जो सिद्धांत होते हैं उसमें मानव व्यवहार को, जो मनुष्य का, जो मानव का जो व्यवहार होता है, ह्यूमन बिहेवियर होता है, क्या होता है, मानव का जो व्यवहार होता है ना उसको समझने के लिए भौगोलिक दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी है, ज्योग्राफिकल थिंकिंग होना बहुत जरूरी है। क्या है? ज्योग्राफिकल थिंकिंग होना आपके सामने बहुत ज़्यादा जरूरी है। आपको भौगोलिक दृष्टिकोण से आपको चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है।
ठीक है, भूगोल के अंदर किस प्रकार की घटनाएं घटित होती हैं उसके हिसाब से समझना जरूरी है। यह बहस मूलतः इस प्रश्न पे केंद्रित है कि मानव जीवन पर प्रकृति का कितना नियंत्रण होता है। यह प्रश्न आपके सामने इस चीज पर समझाता है आपको कि मानव जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, वो प्रकृति पर कितना नियंत्रित होता है, मनुष्य किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है। इन सिद्धांतों में यही बनाया गया है कि क्या मनुष्य प्रकृति के बिना भी अपना जीवन यापन अच्छे से कर सकता है, और क्या उसका जीवन पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करता है। इन दोनों प्रश्नों को इसके अंदर बताया गया है। समझ में आ गया। तो मानव जीवन वो प्रकृति पर कितना निर्भर करता है और उसको कितनी हद तक उसको बदल सकता है, कितनी हद तक उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, इन्हीं सिद्धांतों के ऊपर ये दोनों सिद्धांत है वो काम करते हैं। पहला सिद्धांत है इसके अंदर वातावरण नियतिवाद। क्या होता है? वातावरण नियतिवाद। वातावरण नियतिवाद। वातावरण नियतिवाद क्या कहता है? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म क्या कहता है आपके सामने, इसकी परिभाषा क्या है? वातावरण नियतिवाद वह दृष्टिकोण है जिसके अनुसार मानव का जीवन, उसकी गतिविधियां, उसकी संस्कृति और उसका विकास पूरी तरीके से प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्धारित होता है। क्या है? वातावरण नियतिवाद यही कहता है कि कोई भी मनुष्य का जो जीवन होता है, क्या होता है? कोई भी मानव का जो जीवन होता है, मानव का जो जीवन होता है वो पूरी तरीके से आपके सामने उसकी एक्टिविटीज पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। मानव का जो जीवन होता है ना, वो पूरी तरीके से उसके द्वारा जो गतिविधियां की जाती हैं, कि क्या किए जाते हैं, पूरी तरीके से जो अलग अलग प्रकार के जो एक्शन किए जाते हैं उन पर निर्भर करता है। समझ में आ गया। उसकी संस्कृति और उसका विकास पूरी तरीके से प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? प्रकृति का जो वातावरण है, किसका जो वातावरण है, प्रकृति का जो वातावरण है, उस चीज पर आपके सामने पूरी तरीके से निर्भर करता है। समझ में आ गया। मतलब सीधी वातावरण नियतिवाद यही कहता है। नाम देखो, नियति। नियति मतलब जैसा वातावरण होगा उसी की नियति पर निर्भर करेगा। ठंड है तो लोग, आपके सामने एक बात देखो, जैसे औद्योगिक क्रांति आई उसके बाद में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो क्या होने लग गया, उसका वो बढ़ने लग गया, उत्सर्जन बढ़ने लगा है ना। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी, जिसके कारण क्या हुआ, पृथ्वी का तापमान है वो बढ़ने लगा। अब पृथ्वी का तापमान तो बढ़ने लगा, सुख सुविधाएं तो बढ़ने लगी, हमने घरों में एसी तो लगा ली, लेकिन बाहर जाते हैं तब अपनी हालत खराब हो जाती है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा जब सभी के सभी लोग फिर से पेड़ लगाने पर जोर लगाते हैं। तो यही है, चाहे आप कितनी एसी लियो, कितने कूलर लियो, लास्ट में इंसान को प्रकृति का सहारा लेना ही पड़ता है। कितना भी इंसान टेक्नोलॉजी में डेवलप हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं अंत में उसको वो सब प्रयास करने पड़ते हैं जो प्रकृति को उसको हेल्प में करते हैं। कोरोना के अंदर देखो आप, क्या है, कोरोना के अंदर देखो एक छोटा सा वायरस है, उसने पूरी दुनिया को क्या कर दिया था, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था, सभी लोगों को घर के अंदर क्वारंटाइन करवा दिया था, है ना। तो यही है, मानव जीवन वही चीज होती है। संस्कृति और उसका विकास पूरी तरीके से प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट का जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है, क्या होता है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट होता है उस चीज़ पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? नेचुरल इन्वायरमेंट है उस चीज़ पर निर्भर करता है। थिंकिंग को, इस विचारधारा को देने वाले कुछ प्रमुख विचारक हैं। कौन है आपके सामने? कुछ प्रमुख विचारकों की बात करें जिसमें कौन कौन से होते हैं। सबसे प्रमुख विचारक हैं वो हैं कौन सा, हिप्पोक्रेटस व अरस्तु। कौन है? हिप्पोक्रेटस व अरस्तु हैं जो सबसे प्राचीन विचार इन्होंने नियतिवाद के बारे में दिया था। अगले वाले हैं फ्रेडरिक रेटजल। फ्रेडरिक रेटजल ने आधुनिक नियतिवाद का जनक माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक नियतिवाद का जनक माना जाता है। आधुनिक नियतिवाद का मतलब वर्तमान समय में ये आज के समय के हिसाब से इन सब चीजों को जोड़ जोड़ कर दिखाया फ्रेडरिक रेटजल ने कि किस तरीके से प्रकृति के ऊपर मनुष्य ने बहुत सी टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट किया, लेकिन आज भी मनुष्य किस चीज पर निर्भर है? प्रकृति के ऊपर निर्भर है। किसके ऊपर निर्भर है भाई? प्रकृति के ऊपर आज भी मनुष्य बहुत ज्यादा निर्भर है। एलन सैंपल की बात करें और एल्सवर्थ हेंस्टिंगटन की बात करें आपके सामने, ये आपके सामने नए विचारकों में रहे। तो इन कुछ विचारकों का नाम रट लो, हिप्पोक्रेटस व अरस्तु, फ्रेडरिक रेटजल, एलन सैंपल व एल्सवर्थ हेंस्टिंगटन की बात करें, ये कुछ विचारक रहे जिनके द्वारा ये प्रमुख सिद्धांत है वो देखे। अब इनका प्रमुख तर्क क्या रहा? जलवायु, स्थलकृति, मिट्टी, वनस्पति आदि मानव की संस्कृति, व्यवहार, कार्य क्षमता और निवास स्थान तय करती है। इनका सीधी सीधी बात करनी है, जैसी जलवायु होगी, कैसी जलवायु होगी। अब राजस्थान की जलवायु देखो, राजस्थान की जलवायु कैसी है? शुष्क जलवायु है, मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। तो यहाँ के जो लोगों के जो मकान हुआ करते थे, जब तक टेक्नोलॉजी नहीं बढ़ी थी तब तक क्या था भाई आपके सामने, कैसे हुआ करते? आज भी बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के लोगों के घर देखोगे वहां पे झोपड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। क्या होती है? अपन किसकी बनाते थे? झोपड़ी बनाते थे, जिसमें जो अपन जो पानी आती है उससे उसकी निर्माण किया जाता था। जैसे क्या तापमान है ना तो गर्मियों में ज्यादा गर्मी रहती थी, ना सर्दियों में ज्यादा ठंड रहती थी। समझ में आ गया। स्थल कृतियों, मिट्टी। अब राजस्थान की मिट्टी है ना,
राजस्थान की मिट्टी वो ज्यादा क्या नहीं है, यहाँ पर कृषि नहीं होती, कम उपजाऊ है, तो अपन ने क्या किया, कृषि पर ज्यादा नहीं होती तो हमने पशुपालन पर ज्यादा जोर दिया। किस चीज पर ज्यादा जोर दिया, पशुपालन पे आपके सामने हमने ज्यादा से ज्यादा जोर दिया। मानव की संस्कृति व्यवहार, कार्य क्षमता व निवास स्थान तय करते हैं। मनुष्य कहाँ पर रहेगा, कौन सी संस्कृति में अपन जीवन यापन करेगा, कैसे कार्य करेगा, ये सब चीजें किस चीज पर निर्भर करती हैं आपके सामने, किस चीज पर निर्भर करती हैं भाई, निर्भर करती हैं सिर्फ और सिर्फ आपके सामने प्रकृति के ऊपर। अगले वाला है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग आलसी अकर्मण्य होते हैं, जबकि शीतोष्ण क्षेत्र में रहने वाले अधिक परिश्रमी। जो उष्ण कटिबंधीय, ऐसी जगह जहां पर ज्यादा टेम्परेचर रहता है, क्या रहता है, ज्यादा टेम्परेचर रहता है। जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में रहने वाले जो लोग होते हैं 0 डिग्री के आसपास से लेकर 23.5 डिग्री ऊपर नीचे की तरफ, वहां के क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो शरीर से स्वेटिंग ज्यादा होगी, पसीना ज्यादा निकलेगा, तो शरीर ज्यादा थकेगा, इसीलिए वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, आलसी हो जाएंगे। और जहां पर ठंड पड़ती है, समशीतोष्ण क्षेत्र होता है, वहां पर क्या होता है, आपका शरीर की स्वेटिंग होती है कम, पसीना निकलता है कम, जिससे क्या होता है, इंसान अधिक परिश्रम है वो करता है। तो ये उदाहरण दिया गया है, ये आपके सामने साइंटिस्टों के नाम भी रट लेने, और ये दोनों चीजें आपको पॉइंट जरूर से लिखकर आने हैं। आलोचनाओं की बात करूं, किसकी बात करूं, आलोचना की। अगर इन सिद्धांतों की आलोचना की बात की जाए, यह दृष्टिकोण एक पक्षीय है। क्या है, यह दृष्टिकोण एक पक्षीय दिखाई देता है, मानव की रचनात्मकता, बुद्धि व सामाजिक विकास को नकारता है। क्या करता है, सिर्फ एक पक्ष को ही दिखाता है। क्या दिखाता है, एक पक्ष के ही विचार को दिखाने का काम करता है। मानव की जो रचनात्मकता, क्रिएटिविटी होती है, क्या होती है, जो क्रिएटिविटी होती है, उसको आपके सामने रोकता है, बुद्धि और सामाजिक विकास को रोकता है। ये सीधी सीधी ये बात कहता है कि मनुष्य ना खुद से कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकता है सिद्धांत को, वो तो नियति पर ही निर्भर हो जाएगा, प्रकृति पर निर्भर हो जाएगा। और मनुष्य अगर सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहता तो मनुष्य कभी भी जंगलों से बाहर निकलकर आज एआई जैसी टेक्नोलॉजी तक नहीं बढ़ पाता। समझ में आ गया। तो आज मनुष्य ने जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी खुद से सोच सकती है, खुद से समझ सकती है, खुद से नई चीजों का निर्माण कर सकती है, इतनी रचनात्मकता तक पहुंचा है, तो मनुष्य ने नियति को तो कहीं ना कहीं नकारा ही होगा। तो यही चीज आपके सामने मनुष्य की रचनात्मकता और बुद्धि और सामाजिक विकास की बात करता है। यह विचार नक्सल भेदीय उपनिवेशिक सोच को जन्म देता है। किस चीज को देता है, जो नस्ल भेद होते हैं। कौन सा भेद होता है, जो नस्ल भेद होते हैं, जो काले और गोरे के अंदर जो भेदभाव देखने को मिलता है उसके बीच में, और जो उपनिवेशिक सोच को जन्म देता है। उपनिवेशिक क्या होते हैं, जैसे अंग्रेजों ने, है ना, आपके सामने जो यूरोपीय लोग हैं, इन लोगों ने पूरी दुनिया के ऊपर क्या किया था, राज किया था। उन्होंने मान ली थी कि हमारी नियति है, हम ज्यादा समझदार लोग हैं, हम जो एशिया और अफ्रीका के लोग हैं ये इतने ज्यादा समझदार नहीं, हमें क्या इनको समझदार बनाने के लिए वहां पर क्या राज करना चाहिए। इस प्रकार की जो थिंकिंग है, क्या है, इस प्रकार की जो थिंकिंग है, उस थिंकिंग को बढ़ावा देने का काम करता है। अगले वाली विचारधारा है साम्यवाद की विचारधारा। कौन सी विचारधारा, पॉसिबिलिज्म की विचारधारा। साम्यवाद वो दृष्टिकोण है, क्या है, साम्यवाद वो दृष्टिकोण है जिसके अनुसार मानव पर्यावरण के द्वारा सीमित आवश्यक होता है। क्या होता है, ये साम्यवाद की विचारधारा, पॉसिबिलिज्म की विचारधारा सीधी सीधी कहती है कि जो इन्वायरमेंट है, क्या है, इन्वायरमेंट है, किसका रोल, इन्वायरमेंट का जो रोल है ना वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, उसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है। मनुष्य अपनी बुद्धि, जिसमें बुद्धि, तकनीक और प्रयासों से उन सभी चीजों को पार किया जा सकता है। क्या होता है, इंसान है ना अपनी जो इंटेलिजेंस है, क्या है, इंसान जो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, इंटेलिजेंस का प्रयोग करके अपनी जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है, क्या आ रही है, जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, इनका प्रयास करके और एफर्ट्स के माध्यम से क्या कर सकता है, नई नई चीजें हैं उनको प्राप्त करता है, विकास के नए रास्ते बना सकता है। अब मनुष्य देखो, आपके सामने मनुष्य ने पहले जंगलों में रहने वाले मनुष्य ने अपनी विचारधारा को बदला, घरों का निर्माण किया, कृषि पर निर्भरता बढ़ाई, है ना, आपके सामने नई नई तकनीकें बनाई, चांद तक पहुंच गया मनुष्य, पृथ्वी से उठकर चांद पर रहने का प्रयास कर रहा है। तो समझो कि मनुष्य ने कितना प्रयास है वो किया होगा। इनके प्रमुख विचारकों की बात करें तो पाल विडेल, डे लाप्लास जैसे जो आपके सामने साम्यवाद की विचारधारा के संस्थापक माने जाते हैं। किसको, पाल विडेल को और डे लाप्लास को आपके सामने जो साम्यवाद की विचारधारा है उसके संस्थापक माने जाते हैं। तथा लुसियन फेब्रे वो भी आपके सामने इसकी विचारधारा के प्रमुख है। कौन से, पाल विडेल और डे लाप्लास और लुसियन फेब्रे वो इसके विचारधारा के प्रमुख विचारक हैं। मुख्य तर्कों की बात करें, प्रकृति अवसर प्रदान करती है। प्रकृति हमें क्या करती है,
प्रकृति हमें अवसर देने का काम करती है, लेकिन मानव ये तय करता है कि उसे कैसे अपनाया जाए। मनुष्य क्या, प्रकृति वो उसको अवसर देने का काम करती है। क्या करती है, मनुष्य उसको नई नई आपके सामने चीज़ें, नई नई चीज़ें देने का प्रयास करती है, और मानव ये प्रयास करता है कि उस उन अवसरों को कैसे आपके सामने अपनाता है, कैसे आगे बढ़ने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में भी मनुष्य की सिंचाई व्यवस्था में कृषि कर सकता है। क्या कर सकता है, मनुष्य में जो, अगर मनुष्य रेगिस्तान में भी मनुष्य सिंचाई करने की व्यवस्था की कृषि कर सकता है। मनुष्य क्या कर सकता है, आपके सामने जो सिंचाई करने के लिए क्या कर सकता है, मनुष्य होता है वो सिंचाई करने की सिंचाई व्यवस्था के द्वारा पाइपलाइन वगैरह लगाकर कृषि वगैरह कर सकता है। जैसे इजराइल व राजस्थान के अंदर पानी नहीं है, यहाँ पे इजराइल के अंदर तो बिल्कुल पानी नहीं है। वो क्या करता है, समुद्र के पानी, अरब देशों के पास पानी नहीं है, समुद्र के पानी को फिल्टर कर करके क्या करते हैं, आपके सामने कृषि करते हैं। यही राजस्थान के अंदर नहर वगैरह, नहरों के माध्यम से आपके सामने कृषि की जाती है। विशेषताओं की बात करें, मानव सृजन करता है और नवाचार को महत्व देता है। मनुष्य क्या करता है, नई नई चीजों को क्रिएट करने का काम करता है। क्या करता है, आपके सामने मनुष्य सृजन करने वाला है। क्या है, मनुष्य चीज़ों को सृजनात्मक बनाता है, सृजनात्मक बनाता है मतलब नई नई चीज़ें क्रिएट करता है, और नई विचारधारा को, किसको, नवाचार को, नई नई विचारधारा को पैदा करने का काम करता है। यह दृष्टिकोण अधिक यथार्थवादी और वैज्ञानिक माना जाता है। क्या माना जाता है, ये विचारधारा होती है ना, ये अधिक यथार्थवादी होती है। क्या होती है, यथार्थवादी होती है। तो नई प्रैक्टिकल और जो साइंटिफिक थिंकिंग है वो इसके अंदर मानी जाती है, क्योंकि मनुष्य की जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो इसी विचारधारा में, अगर इंसान नियति के ऊपर निर्भर रह गया ना तो वो कुछ नया कर ही नहीं पाएगा। इसी के लिए ये सोच वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इंसान है प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचे और नई की नई चीज़ें बना सके, क्योंकि प्रकृति का ही नियम है बदलाव का। तो दृष्टिकोण की बात करें, वातावरण नियतिवाद कहती है प्रकृति ही नियति है। क्या मानती है, जो प्रकृति होती है, जो नेचर होता है, प्रकृति ही जो नियति है, इस प्रकार की मानती है कि आखिरी जो चीज है क्या है, आखिरी विचारधारा है इस सृष्टि में। अगर कुछ है तो वो क्या है, प्रकृति है, नेचर है। नेचर है तो सब कुछ है, अगर नेचर नहीं है तो कुछ नहीं है। कौन मानता है, वातावरण नियतिवाद मानता है। साम्यवाद क्या कहता है, मानव सक्रिय भागीदार है, वो नियति को मानता है कि भाई नियति का, प्रकृति का भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन मनुष्य भी क्या करता है, समय के साथ चीजों में बदलाव करता रहता है, क्रिएटिव बनाता रहता है। मनुष्य की भूमिका, निष्क्रिय प्रतिक्रिया देने वाला। वातावरण नियतिवाद क्या होता है, लगातार आपके सामने रिएक्शन देने वाला। क्या होता है, मनुष्य को रेगुलर जो एक्शन वगैरह, एक्शन और रिएक्शन वगैरह करते रहने पड़ते हैं। साम्यवाद के अंदर वो चीज़ों को एक्टिवली करता रहता है, यहाँ पर मनुष्य का कोई लेना देना नहीं है। मतलब वातावरण नियतिवाद में मनुष्य कुछ नहीं करना, बस प्रकृति जो करेगी उसी हिसाब से उसको एक्सेप्ट कर लो। जैसे कि आप खेती कर रहे हो, आपके सामने बहुत ज़्यादा बारिश हो गई है ना, तो बस आप सोचो भाई मेरे खेत में तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन साम्यवाद की विचारधारा क्या कहती है, भाई अगर आपके बहुत ज़्यादा बरसात हो गई तो आप जो पारंपरिक फसलों को उगाकर दूसरी फसलें उगाओ, है ना, नई सोच लेकर आओ। पहले क्या हुआ करता था, आपके सामने देखिए एक बहुत छोटा उदाहरण दो, नदियां होती थी ना, उसके किनारे बहुत ज्यादा बाढ़ आया करती थी, तो मनुष्य ने क्या कर दिया, बांधों का निर्माण कर दिया। अगर मनुष्य यही सोच लेता कि जो प्रकृति कर रही है तो प्रकृति की देन है, मैं तो कुछ नहीं करूंगा, तो कुछ कर पाता, क्या नहीं कर पाता। तो एक एक्टिव क्रिएटर के रूप में काम करता है किसमें, साम्यवाद में, जैसे नदियों पर बांध बनाना। पर्यावरण की भूमिका, पूर्ण नियंत्रण। क्या होता है, प्योर कंट्रोल। क्या होता है, प्योर कंट्रोल देखने को मिलता है। यहाँ पर सीमित प्रभाव, यहाँ पर कोई इतना ज्यादा नहीं प्रभाव देखने को मिलता है। ये एक पक्षी और रूढ़िवादी पुरानी विचारधारा है, ये एक प्रैक्टिकल थिंकिंग के रूप में मान सकते हैं इस थिंकिंग को। वातावरण नियतिवाद, साम्यवाद, मानव भूगोल के दो परस्पर विरोधी सिद्धांत है। कौन से वाले, जो नियतिवाद का सिद्धांत है, जो नियतिवाद का सिद्धांत है, और जो साम्यवाद का सिद्धांत है। कौन सा, साम्यवाद का जो सिद्धांत है, ये दो आपके सामने एकदम अपोजिट है। क्या है, एकदम आपके सामने अपोजिट थिंकिंग है। कैसी थिंकिंग है, एकदम अपोजिट थिंकिंग है, वो देखने को मिलती है। जहां नियतिवाद प्रकृति को सर्वशक्तिमान मानता है, जहां क्या करता है, जो नियतिवाद की विचारधारा होती है, कौन सी होती है, जो नियतिवाद जो प्रकृति पर निर्भर वो सबसे ज्यादा उसको महत्वपूर्ण मानती है। साम्यवाद मानव को केंद्र में रखता है। जो साम्यवाद की विचारधारा है, कौन सी विचारधारा है, जो साम्यवाद की विचारधारा है, वो क्या करती है, जो मनुष्य होता है, कौन होता है, जो मनुष्य होता है ना, उसको केंद्र में रखने का काम करता है। आधुनिक युग में नव साम्यवाद, न्यू पॉसिबिलिज्म की धारणा उभरी। ये मानती है न तो मनुष्य पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, न ही पर्यावरण सर्वशक्तिशाली है। क्या माना जाता है, आधुनिक युग में जो नव साम्यवाद है वो यही चीज मानती है, एक नई थिंकिंग निकल कर आई है, न्यू पॉसिबिलिज्म। ये कहती है ना तो मनुष्य प्रकृति के बिना रह सकता है, और ना प्रकृति मनुष्य के बिना मतलब अपना जो अस्तित्व है वो बनाए रख सकती है। तो दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना ज्यादा जरूरी है।
अगले वाले प्रश्न की बात करें आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 की, किसकी बात करें, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 की बात करें, जिसमें ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई नक्सलीय वर्गीकरण की प्रणाली के बारे में बताइए। कौन सी प्रणाली के बारे में बताना है, नक्सलीय प्रणाली है अपनी, उसके बारे में आपको बताना है। नक्सलीय जो आपके सामने जो प्रणालियां होती हैं उनके बारे में आपको ज़्यादा टिप्पणी करनी है। ग्रिफिथ टेलर द्वारा प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलिया भूगोलविद थे जिन्होंने मानव भूगोल और पर्यावरण नीतिवाद पर कई महत्वपूर्ण कार्य किए। जो ग्रिफिथ टेलर है, कौन है ग्रिफिथ टेलर, आपके सामने एक प्रसिद्ध आपके सामने ऑस्ट्रेलियन भूगोलविद है। कहाँ के विचारक थे भाई, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है वहाँ के विचारक हुए। इन्होंने किसकी नक्सलीय वर्गीकरण की पूरी जो मानव सभ्यता है, पूरी विश्व के अंदर कितनी नस्ल के लोग वो रहते हैं, इसके ऊपर उन्होंने टिप्पणी करने का काम किया। पर्यावरणीय निर्धारणवाद महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने क्या किया, जो इन्वायरमेंटल है, जो पर्यावरण है, क्या है, जो आपके सामने जो पर्यावरण है वो किस तरीके से काम करता है, उसके निर्धारणवाद के बारे में बताया। उन्होंने नक्सलीय भौगोलिक अध्ययन में योगदान दिया और विभिन्न क्षेत्रों में और मानव समूहों का वर्गीकरण जलवायु और पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पर किया। उन्होंने क्या किया, जो नक्सलीय भौगोलिक अध्ययन है इसके बारे में आपके सामने क्या, जो नस्ल क्या होती है। देखो भारत के अंदर देखो, अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे ना, पूर्वोत्तर में जाओगे, वहाँ के लोगों का शरीर जो बॉडी स्ट्रक्चर है, रंग रूप आकार है वो अलग होगा। अगर आप जम्मू कश्मीर में जाओगे वहाँ पर अलग होगा, पंजाब हरियाणा है ना, मध्य प्रदेश जो मध्य भारत है उसका अलग होगा और साउथ इंडिया के लोगों का अलग होगा। तो एक भारत एक देश है, भारत सिर्फ एक देश है, उस देश के अंदर ही लोगों की अलग अलग प्रकार की जो रूप रंग आकार और संरचना देखने को मिलती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि हम क्या करते हैं, पूरी दुनिया के अंदर जो लोग हैं, एशिया के लोगों का अलग बॉडी स्ट्रक्चर है ना, यूरोप के लोगों का अलग है, नॉर्थ अमेरिका का अलग है, साउथ अमेरिका के लोगों का अलग है और अफ्रीका के लोगों को अलग है। तो इन्होंने अलग अलग तरीके से जो लोगों का रंग रूप आकार के आधार पर उनकी क्या की, भौगोलिक आधार पर जो नस्लों का निर्माण करने का काम किया। क्या काम किया, नस्लों का आपके सामने निर्माण करने का काम किया। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों के मानव समूह का वर्गीकरण जलवायु और पर्यावरण परिस्थितियों के आधार पर किया। उन्होंने क्या किया, जो अलग अलग प्रकार के जो मानव समूह पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के जो मनुष्य का जो आपके सामने ग्रुप होता है, उनका वर्गीकरण किसके हिसाब से किया, उनका वर्गीकरण उन्होंने किसके हिसाब से किया, जलवायु के आधार पर करने का काम किया। किसके आधार पर करने का काम किया, जलवायु जो एनवायरमेंट होता ना उसके हिसाब से इन्होंने वर्गीकरण करने का आधार किया, के आधार पे किया तथा पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पे किया। समझा कि जैसे एनवायरमेंट पे आपके सामने सिचुएशन होती है उसी के हिसाब से मनुष्य का रंग रूप है वो आकार देखने को मिलता है। ठीक है, तो कैसे कैसे मिलते हैं, ग्रिफिथ टेलर द्वारा नक्सलीय वर्गीकरण की कौन कौन सी प्रणालियां देखने को मिलती हैं। ग्रिफिथ टेलर ने मानव नस्लों का वर्गीकरण करते हुए उन्हें मुख्यतः भौगोलिक, जलवायु और पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर विभाजित किया। मनुष्य ने क्या किया, जो मनुष्य की जो नस्लें होती है ना उनको भौगोलिक आधार पे, किसके आधार पे, ज्योग्राफिकल, कैसे किया, ज्योग्राफी के आधार पे कि जिन भौगोलिक जगह पर मनुष्य रहते हैं उन्हीं के हिसाब से उनको क्या किया, उनका आपके सामने वर्गीकरण किया। फिर जैसी जलवायु में रहते हैं उसके हिसाब से उनका वर्गीकरण किया और पर्यावरणीय परिस्थितियों के हिसाब से उनको आधार पे विभाजित करने का काम किया, इन्वायरमेंटल सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि जैसा वातावरण होता है वैसे मनुष्य की स्किन का कलर हो जाता है, वैसे उसका शरीर का आकार हो जाता है, उसी हिसाब से देखने को मिलता है। पहाड़ी लोगों की आपके सामने हाइट कंपैरेटिवली छोटी देखने को मिलती है, नॉर्थ ईस्ट वगैरह के, हिमाचल वगैरह, क्यों, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र के लोग होते हैं, ज़्यादा बड़ा शरीर होगा, पहाड़ों वगैरह पे चढ़ने पे आपके सामने बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ज़्यादा शरीर में ज़्यादा बड़ा शरीर ज़्यादा ऊर्जा लगेगी, इसलिए उनकी कंपेरेटिवली हाइट कम होती है आपके सामने, है ना। गठीला शरीर होता है जिससे क्या है, शरीर में कम ऊर्जा लगती है और ज़्यादा मेहनती होते हैं वो लोग। तो जैसी इंसान की भौगोलिक परिस्थितियां होंगी, जैसा एनवायरनमेंट होगा, उसी के हिसाब से उनको विभाजित किया गया। उनका मानना था किसी क्षेत्र में जलवायु भौगोलिक दशाएं मानव के शरीर, सामाजिकता व सांस्कृतिक गुणों को प्रभावित करती हैं। उनका क्या मानना था, अगर कोई जगह होती है, कोई भी क्षेत्र के हिसाब से, कोई भी क्षेत्र या जलवायु के हिसाब से वहाँ की क्या देखने को मिलती है, वहाँ का मनुष्य होती है उसका शरीर का आकार वैसा देखने को मिलता है, सामाजिक वो काम करेंगे ना वैसे। राजस्थान के लोगों के अंदर हमेशा से क्या रही, जो अपनी मातृभूमि के लिए लड़ाई लड़ने की इनके अंदर क्या रही भाई, भावना रही। क्यों रही भाई, सामाजिकता की भावना ज्यादातर इनके अंदर, क्योंकि ऐसी सामाजिकता की भावना आपके सामने इसीलिए देखने को मिली इनके अंदर, ताकि क्या रहा कि आपके सामने जो एक तो पश्चिमी सीमा पर रहते थे, तो सबसे ज्यादा पश्चिमी सीमा पर भारत पे आक्रमण हुए, आपको भी पता है, एक चीज ये भी रही। दूसरी बात, हमें अपनी जो मिट्टी है उससे प्यार इतना ज्यादा इसीलिए भी था क्योंकि हमें पता था
इस मिट्टी से ही आपके सामने जो ये वातावरण ऐसा है राजस्थान का, इतना जो मुश्किल परिस्थितियां हैं, इसीलिए हमें अपनी मातृभूमि की जो वैल्यू है वो महत्व है वो पता था। और यहाँ के लोगों की जो थिंकिंग वो इतनी टफ थी इस वातावरण की वजह से, इसीलिए इन्होंने सबसे ज़्यादा युद्ध भी लड़े। यही सांस्कृतिक गुण भी देखने को मिलते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने क्या किया, पूरी दुनिया में अलग अलग जो लोगों का जो उसमें बांटने का काम किया। उन्होंने दुनिया की मानव जातियों को अलग अलग वर्गीकरणों में बांटने का काम किया। सबसे पहले कौन से लोगों को बांटा, मध्य अक्षांश में रहने वाले लोग। कहाँ पर रहने वाले, मध्य जो अक्षांश होते हैं, क्या होते हैं, मध्य जो अक्षांशीय लोग होते हैं उनके लिए। मध्य अक्षांश में रहने वाले लोग यूरोप, उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। कौन सा क्षेत्र होता है उनका, यूरोप में रहते हैं और उत्तरी अमेरिका में रहते हैं। ठीक है, यह नक्सल विकसित शिक्षित तकनीकी रूप से मानी जाती है। देखो सबसे पहले जो आपके मध्याकांक्षीय लोग हैं ना, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के, तो सबसे पता आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहाँ पर आई। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन लोगों ने सबसे पहले जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, मॉडर्न साइंस और क्रिएटिव थिंकिंग है, उसमें सबसे पहले कौन लोग आगे बढ़े भाई, यही लोग आगे बढ़ते हैं। कौन, मध्य अक्षांश के लोग। कौन से, मध्य अक्षांश के जो आपके सामने जो लोग होते हैं वही सबसे पहले डेवलपमेंट करते हैं। कहाँ के, यूरोप और उत्तरी अमेरिका के, और यही टेक्नोलॉजी रूप से सबसे ज़्यादा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उन्नत और जलवायु के अनुकूल मानी जाती। क्यों, इन लोगों ने इतना आपके सामने डेवलपमेंट क्यों किया, क्योंकि इनके डेवलपमेंट करने के पीछे इन्वायरमेंट का भी बहुत बड़ा योगदान था। ज़्यादा गर्म टेम्परेचर रहता नहीं था, एकदम ठंडी और जो अनुकूल जलवायु है, इसके वजह से यहाँ पे रहन सहन भी सही है, आसानी से रह सकता है और मनुष्य अपना दिमाग क्रिएटिव थिंकिंग के अंदर लगा सकता है। अगला है उष्णकटिबंधीय जो ट्रॉपिकल रेस, अफ्रीका, दक्षिण एशिया व दक्षिण अमेरिका के लोग। जैसे प्रमुख अफ्रीका का तो पूरा महाद्वीप आ गया, साउथ अमेरिका हो गया, तंजानिया हो गया, है ना, कोंगो हो गया, जितने भी देश होते हैं सब। मध्य दक्षिणी एशिया की बात करें तो इसमें भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, है ना, श्रीलंका, ये जो निचले जो महाद्वीप, इंडोनेशिया वगैरह, है ना, म्यांमार वगैरह, ये सब दक्षिण एशिया के देश होते हैं। और दक्षिण अमेरिका में ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे जैसे देश हैं वो देखने को मिलते हैं, है ना। तो यही होता है दक्षिण जो अफ्रीका के देश, दक्षिण एशिया और दक्षिण अमेरिका के जो देश होते हैं वो किस में आते हैं, उष्णकटिबंधीय थिंकिंग में आते हैं। गर्म जलवायु में रहने वाले लोग सरल जीवन और प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भरता। क्यों है इन लोगों की प्राकृतिक संसाधनों पर ज्यादा निर्भरता, क्योंकि आपके सामने इन देशों में प्राकृतिक संपदा मिलती भी सबसे ज्यादा है। अफ्रीका है, सबसे ज्यादा प्राकृतिक चीजें मिलेंगी। दक्षिण एशिया, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान में मिलती है। और दक्षिण अमेरिका आप देखो, ब्राजील से क्या होके जाती है, आपके सामने अमेजोन नदी मिलती है। तो प्राकृतिक चीजें यहाँ पर ज्यादा मिलती हैं, इसीलिए प्रकृति पर ये लोग ज्यादा निर्भर रहे। गर्म जलवायु थी, इनको ज्यादा क्रिएटिव थिंकिंग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। क्यों, क्योंकि प्रकृति ने इनको पहले से सब कुछ दे रखा था। यहाँ पर जो यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, इन्होंने ज्यादा प्रगति इसीलिए भी की क्योंकि इनके पास प्राकृतिक रूप से जो संपदा थी ना वो कम थी। यूरोप के पास प्राकृतिक रूप से जो कच्चा माल कम देखने को मिलता था, इसीलिए तो वो भारत, है ना, अफ्रीका जैसे देशों में उपनिवेशवाद की विचारधारा पनपी। क्योंकि अगर उनके पास भी कच्चा माल होता तो औद्योगिक क्रांति से वहीं पर अपना सामान बना लेते, वहीं पर बेच देते। कच्चा माल उनके पास था नहीं, तो उसकी खोज में ये अलग अलग देशों में गए और वहां पर राज किया अपने आप, और वहां से पैसा कमाया। उसी पैसे को साइंस व टेक्नोलॉजी को बढ़ाने में आगे बढ़ाया। समझ में आ गया। तो यही कहते हैं ना, मजबूरी जो आविष्कार की जननी होती है वो चीज देखने को मिलती है। शीत कटिबंध, कोल्ड एंड पोलर रेस, जो अंटार्कटिका क्षेत्र होता है, इनपुट लैब्स के अंदर कठोर जलवायु में रहने वाले लोग सीमित संसाधनों में जीवन जीते हैं और सरल तकनीक के साथ जीवन जीते हैं। कैसे, हार्ड इन्वायरमेंट होता है। कैसा इन्वायरमेंट होता है, हार्ड इन्वायरमेंट देखने को मिलता है। कैसा देखने को मिलता है, हार्ड इन्वायरमेंट वो देखने को मिलता है। सीमित संसाधन है, क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। कैसे रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज देखने को मिलते हैं। जीवन इनका कैसा होता है, आसान जीवन होता है और सरल टेक्नोलॉजी, सिंपल टेक्नोलॉजी होती है। कैसी टेक्नोलॉजी होती है, सिंपल टेक्नोलॉजी है वो देखने को मिलती है। समझ में आ गया। जो लोग होते हैं ना वो ठंडे जलवायु में रहते हैं। साथ के साथ आपके सामने इन लोगों, कम लोग वहां पर रहते हैं। भाई अंटार्कटिका वगैरह के अंदर कितनी ठंड पड़ती है, तो उसी के हिसाब से अपना जीवन है वो यापन करते हैं। जो ग्रिफिथ टेलर के जो आप द्वारा जो आपके सामने वर्गीकरण किया गया, उसकी क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। यह वर्गीकरण जलवायु, पर्यावरण को मानव नस्लों के विकास के प्रमुख कारण को मानती है। क्या करती है, ये जो थिंकिंग है ना, एक यही बताती है कि मनुष्य का जलवायु के हिसाब से
किसके हिसाब से? मनुष्य है उसका जो आपके सामने जलवायु और पर्यावरण के हिसाब से, जलवायु व पर्यावरण के हिसाब से क्या देखने को मिलता है? जो आपके सामने विकास देखने को मिलता है। जो मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है ना, मनुष्य का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है? किसके हिसाब से होता है? जलवायु और आपके सामने पर्यावरण के हिसाब से होता है। किसके हिसाब से होता है? जलवायु और पर्यावरण के हिसाब से आपके सामने डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इन्होंने नक्सलीय गुणों का विकास किया, प्राकृतिक दशाओं को एक साथ जोड़ने का काम किया। इन्होंने क्या किया? जो नक्सलीय गुण होते हैं, नस्लीय जो गुण होते हैं, नक्सलीय थिंकिंग होती है और जो प्राकृतिक दशाओं को एक साथ जोड़ने का काम किया है। यह वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ता हुआ कदम था, लेकिन आज के मापदंडों इन्हें आंशिक रूप से वैज्ञानिक व आंशिक रूप से विवादास्पद भी बताते हैं। क्या कहते हैं? ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, ये पहले के समय आपके सामने ये जो थिंकिंग थी वो बहुत सही थी, लेकिन आज के रूप में अगर आज के समय देखें तो चाहे एशिया के लोग हों, एशिया में भी चाइना सबसे ज़्यादा यूरोपीय देशों और अमेरिकन देशों को आपके सामने टक्कर देने का काम कर रहे हैं। आज भारत जैसे देश और जो दक्षिणी अमेरिका के देश हैं उन देशों में भी काफ़ी प्रगति की है और धीरे धीरे अफ्रीकन देश है वो भी टक्कर में आ रहे हैं, विकासशील देशों की श्रेणी में आ रहे हैं। तो पहले जब प्रकृति के ऊपर ज़्यादा निर्भरता थी तब ये सिद्धांत ज़्यादा सही लगते थे। क्या थे? जब ये सिद्धांत हैं तब ज़्यादा अच्छे लगते थे, लेकिन आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताऊं मैं आपको, वर्तमान में परिप्रेक्ष्य इन सिद्धांतों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में सभी देश एक दूसरे के बराबर हैं। आलोचना की बात करें, यह प्रणाली नक्सली भेदभाव की संभावना को जन्म देती है। क्या क्या करती है? जो नक्सलीय थिंकिंग होती है, कौन सी थिंकिंग होती है? जो नक्सलीय भेदभाव की थिंकिंग होती है, नक्सलीय विचारधारा होती है, उस नक्सलीय विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करती है। आधुनिक मानव भूगोल में नस्ल के बजाय संस्कृति, समाज और परिस्थितियों को प्राथमिकता दी जाती है। अगर वर्तमान समय की बात करें, किसकी बात करें? आधुनिक समय की बात करें। आधुनिक समय की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो आधुनिक समय में किस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है भाई? संस्कृति पर। किस चीज़ पर जो ज़्यादा लोग जोर देते हैं? जो नई नई आपके सामने संस्कृतियाँ आती है उस पर, जो समाज हो गया उस चीज़ पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, और जो अलग अलग प्रकार की जो परिस्थितियाँ हैं उस चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ग्रिफिथ टेलर का वर्गीकरण कुछ हद तक तो नवनियतिवाद से भी जुड़ा हुआ है, लेकिन जहां वे मानते हैं कि मानव पर्यावरण की सीमाओं में रहकर प्रगति कर सकता है। अच्छा, यह जो ग्रिफिथ टेलर का जो सिद्धांत है वो केवल और केवल सिर्फ नियतिवाद को ही नहीं मानता है। नियतिवाद मतलब इस बात को ही नहीं कहता है कि मनुष्य वो पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर करता है। उनका यह भी मानना है कि मनुष्य क्या कर सकता है? प्रकृति पर भी निर्भर है, लेकिन प्रकृति से बाहर रहकर भी अपना कुछ ना कुछ डेवलपमेंट तो वो कर सकता है। तो मनुष्य को जो पर्यावरण से बाहर निकलकर जो प्रगति करने की बात ये जो सिद्धांत है वो करता है। निष्कर्ष की बात करें, किसकी बात करें आपके सामने? निष्कर्ष की आपके सामने अगर मैं बात करूं, ग्रिफिथ टेलर द्वारा दी गई नक्सलीय वर्गीकरण प्रणाली मानव भूगोल द्वारा प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। क्या है? जो ग्रिफिथ टेलर है, कौन है? जो ग्रिफिथ टेलर हैं। ग्रिफिथ टेलर के द्वारा जो नक्सलीय वर्गीकरण प्रणाली का जो सिद्धांत दिया गया है, कौन सा? नक्सलीय प्रणाली का जो सिद्धांत दिया गया, ये प्रारंभिक विकास में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। जो आज के समय जो नया टेक्नोलॉजी और जो नया डेवलपमेंट का जो विकास हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रयास था। हालांकि आज इसे आधुनिक मापदंडों के अनुसार अद्यतन व संवेदनशील रूप में भी देखा जा सकता है, लेकिन आज के समय देखें तो इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है। समय के साथ चीज़ों में बदलाव देखने को मिला है। चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मानव विकास सूचकांक HDI क्या है? इसके प्रमुख घटक व महत्व के बारे में बताइए। किसके बारे में बताना? आपके सामने HDI है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स होता है उसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में आपको विस्तार से बताना है। इसके प्रमुख घटक क्या होते हैं, इसके प्रमुख घटक कौन से होते हैं तथा इसका महत्व क्या होता है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट एंड सिग्निफिकेंस। इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं प्रमुख और इसका क्या क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। चलिए मानव विकास सूचकांक की बात करें। किसकी बात करें? मानव विकास सूचकांक होता है जो HDI होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। कौन सा होता है? जो मानव विकास सूचकांक है, मानव विकास जो सूचकांक है उसकी बात करें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा विकसित एक व्यापक सूचकांक है। कैसा है? ये किसके द्वारा बनाया गया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा बनाया गया है।
यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसका निर्माण कराया गया है। देखो नाम से पता चल रहा होगा मानव के विकास का सूचकांक कि मनुष्य के द्वारा कितना विकास किया गया, उसको मापने के लिए कोई ना कोई सूचकांक का निर्माण किया गया, कोई ना कोई आपके सामने जो कोई इंडेक्स है उसको बनाया होगा, जो किसी देश की आर्थिक प्रगति के साथ साथ उसकी सामाजिक प्रगति को भी नापता है। ये जो इंडेक्स है क्या है, ये जो इंडेक्स है ना वो ये चीज देखता है कि कोई भी देश है ना उसने कितनी आर्थिक रूप से प्रगति करी है, क्या किए, उसने कितनी आर्थिक रूप से प्रगति की है, साथ के साथ उसने सामाजिक रूप से भी कितनी प्रगति की है। किससे की है, सामाजिक रूप से भी कितनी प्रगति करने का काम किया है, सामाजिक रूप से भी उसके द्वारा कितनी प्रगति की गई है उस देश के द्वारा, उसके बारे में भी नापने का काम करता है। पहली बार 1990 के अंदर पाकिस्तानी अर्थशास्त्र महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्र अमर्त्य सेन के सहयोग से इसका निर्माण किया गया। इसका नाम निर्माण कब किया गया, 1990 के अंदर। जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री हैं महबूब, कौन, महबूब उल हक और भारतीय अर्थशास्त्री जो अमर्त्य सेन है ना, उन्होंने सबसे पहले इस प्रकार के कोई एक इंडेक्स सूचकांक को निर्माण करने की बात की गई, जिसमें क्योंकि दुनिया के जितने भी सूचकांक है वो लगभग क्या नापते हैं, आर्थिक प्रगति, क्या नापते हैं, आर्थिक प्रगति को नापते हैं। किसको नापते हैं, आर्थिक प्रगति को नापने का काम करते हैं। समझ में आ गया कि मनुष्य ने कितना पैसा कमाया, क्या किया, क्या नहीं किया। आर्थिक प्रगति उसके साथ साथ सामाजिक प्रगति को नापने का काम करता है। समाज में कैसे कैसे धीरे धीरे प्रगति होती है उसको भी नापने का काम करता है। समझ में आ गया, पहले लगभग आर्थिक प्रगति को नापना किया जाता था। एसडीआई के मानव जीवन के 3 मूलभूत आयाम क्या हैं, जो कोई भी मनुष्य होता है, क्या होता है, कोई भी ह्यूमन बीइंग होता है, कोई भी मनुष्य होता है ना, उसको जीवन यापन करने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत होती है। एक होता है अच्छा स्वास्थ्य मिले, अच्छा शिक्षा मिलनी चाहिए, और उसका जीवन स्तर मतलब वो जिस प्रकार का जीवन मिल रहा है उसको, क्या अच्छी सड़कें हैं जीवन जीने के लिए, क्या उसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, क्या वो उसको रोजगार मिल पा रहा है, क्या वो अपने जीवन से खुश है। इस प्रकार की चीज़ों को उसमें नापा जाता है जीवन स्तर में। स्वास्थ्य भी नापा जाता है और शिक्षा भी नापी जाती है। क्या कोई भी देश है वो अपने देश के लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा, स्वास्थ्य की मुफ्त के अंदर। जैसे कोई इंसान है भाई, वो अपनी क्या है, अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज नहीं करा सकता, तो क्या सरकारी संस्थाएं इतनी मजबूत हैं कि वो फ्री में उनका इलाज करा सके और उतना ही अच्छी उनका हो पाए। शिक्षा, क्या बच्चों को जैसे भारत के अंदर 6 साल से लेकर 14 साल तक के जो मौलिक अधिकार भी दिया गया 21A के अंदर कि मुफ्त शिक्षा की बात की गई है ना, और आपके सामने आर्टिकल 45 के अंदर भी इस चीज़ का मेंशन है वो किया गया है। तो यही है, जो मुफ्त शिक्षा दी जा रही है, क्या मुफ्त स्वास्थ्य दिया जा रहा है, जो मनुष्य जीवन जी रहा है, क्या वो जीवन जीने के लिए वो उसको खुश है, क्या वो अपने जीवन से। अगला है एचडीआई के घटक कंपोनेंट ऑफ एचडीआई की बात करें तो एचडीआई के 3 प्रमुख आयामों के 3 प्रमुख सूचकांकों से नापा जाता है। जो एचडीआई होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, उसको 3 प्रमुख आयामों से अपन नापते हैं। पहला होता है स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ। क्या नापा जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है, जो मनुष्य का जो जीवन होता है उसकी प्रत्याशा, कितना जीवन लंबा जीवन है वो जीवन जिएगा, उसके जीवन जीने की कितनी संभावना है। जैसे जापान जैसे देश में लोग 100 साल बहुत आम तरीके से जी जाते हैं, भारत जैसे देश में 60-70 साल ही उतना जीवन है वो जी पाते हैं। तो यही है कि कोई भी देश है उसके अंदर लोग अपना जीवन है उसको कितने सालों तक, कितना लंबे समय तक, कितनी लंबी अवधि तक जीवन जी पाते हैं। स्वास्थ्य जीवन प्रत्याशा की बात करता है। शिक्षा में क्या देखा जाता है, औसत स्कूली शिक्षा, मतलब एक बच्चा जब स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, क्या लेता है, एक बच्चा जब स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है, किसके अंदर एडमिशन लेता है, जब स्कूल के अंदर एडमिशन लेता है तो वो कौन सी क्लास तक शिक्षा प्राप्त करता है, क्या वो 6ठी में छोड़ रहा है, क्या वो 10वीं क्लास तक पढ़ रहा है, क्या वो 12वीं क्लास तक पढ़ रहा है, क्या वो ग्रेजुएशन तक जा रहा है ना। तो कब तक वो पढ़ाई कर रहा है, वही औसत स्कूली शिक्षा को आपके सामने बात करता है। समझ में आ गया। जीवन स्तर, लोगों का जो जीवन है, क्या है, लोगों का आपके सामने जो जीवन है उसका स्तर कैसा है। प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय पर, जो आपके सामने पर जीडीपी होती है, जो आपके सामने पर कैपिटा इनकम होती है, पर कैपिटा इनकम, क्या करना, पर कैपिटा इनकम होता है ना, उसको आपके सामने पर कैपिटा इनकम को नापना कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय कितनी, आपके सामने कि प्रति व्यक्ति कितने रुपए कमाते हैं, क्या कमाते हैं,
प्रति व्यक्ति है वो कितना रुपए उनके द्वारा कमाया जाता है। समझ में आ गया, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, इसको जीवन स्तर के नाम से जाना जाता है। इन 3 सूचकांकों में 0 से 1 मापा जाता है और औसत स्तर से एसडीआई निकाला जाता है। मतलब जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, स्वास्थ्य और आपके सामने जीवन स्तर, उनको 0 से 1 के बीच में रेटिंग दी जाती है। और जैसे इनके आपके सामने रेटिंग की बात करूं, यहाँ पर 0.5 मिल गई, यहाँ पर भी 0.5 मिल गई, यहाँ पर 0.75 कर ली, तो एक 1.75 कर दी, इसको 3 से डिवाइड करके आपके सामने इसका एवरेज है वो निकाल लिया। समझ में आ गया आपके सामने। तो इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है उनका। एसडीआई इंडेक्स की बात करें, एसडीआई का वर्गीकरण जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, इसके वर्गीकरण की बात करें 2024 के हिसाब से 0.88 से अधिक बहुत उच्च मानव विकास, मतलब ऐसे देश जिनके एसडीआई इंडेक्स के अंदर जो रैंकिंग है वो एवरेज स्कोर है 0.8 से ऊपर मिलता है, वो देश क्या है, बहुत ज़्यादा विकसित है, या बहुत वहाँ पर मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बहुत तेजी से हो रहा है, वहाँ पर रहने वाले लोग अपने जीवन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। अगले वाले देश है जिनका आपके सामने स्कोर है वो 0.7 से लेकर 0.1 के बीच में देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या होता है, उच्च मानव विकास, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, क्या होता है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट है वो देखने को मिलता है कि मनुष्य है ना, उनका जीवन अच्छा तो है लेकिन उन देशों जितना अच्छा नहीं है। या इस रैंकिंग में लगभग आपके सामने स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे देश आपके सामने, न्यूजीलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे जैसे देश अक्सर देखने को मिलते हैं, या उच्च मानवता वाले देश में अमेरिका जैसे देश, यूरोप के देश देखने को मिलते हैं। अगले वाले देश होते हैं मध्यम मानव विकास, मीडियम, 0.55 से लेकर 0.7 तक लगभग आपके सामने कौन से हैं, जिन देशों के अंदर आप रहोगे तो आपका जीवन ठीक ठाक रहेगा। समझ में आ गया। और 0.5 से संबंधित जो निम्न विकास वाले देश देखने को मिलते हैं। अगर भारत की बात करें 2023 के अंदर जो रिपोर्ट आई थी, इसमें जो नई वाली रिपोर्ट को अपडेट नहीं किया भाई, आप एक बार देख लेना। तो भारत का जो एचडीआई का स्कोर था, क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो एचडीआई का स्कोर था वो कितना था, लगभग आपके सामने 134वां स्थान था 193 देशों में। अपना स्कोर कैसे था, मध्यम मानव विकास वाले देशों में। हम तो मध्यम विकास में ही रह रहे हैं, हम इस विकास से बाहर नहीं आ रहे, मध्यम विकास से। समझ में आ गया, मतलब हमारे देश में रहोगे तो आपको ठीक ठाक जीवन मिल जाएगा। यहाँ चुनौतियां भी हैं, है ना, संघर्ष भी है, लेकिन आपका थोड़ा बहुत विकास भी हो जाएगा। ठीक है, मध्यम मानव विकास देखने को मिलता है। एचडीआई का महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एचडीआई, विकास का व्यापक दृष्टिकोण, केवल आय नहीं बल्कि स्वास्थ्य व शिक्षा को भी विकास का आधार माना गया। क्या माना गया कि केवल आय नहीं मानी गई, सिर्फ पैसे कमाने को आधार नहीं माना गया, इसमें मनुष्य का जीवन कैसा है। पैसा तो कोई भी देश है उसमें जीडीपी से नाप दिया जाता है, लेकिन जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान किसका होता है, वो 1-2% जो पूरी जनसंख्या के जो उद्योगपति होते हैं ना, जिनके पास अरबों खरबों की क्या होती है, संपत्ति होती है, उसके वजह से जो जीडीपी उसकी ग्रोथ तो दिख जाती है, लेकिन जो आम जनता होती है उनके पास इतना पैसा नहीं होता है। इसका नापने के लिए जो स्वास्थ्य और शिक्षा को भी विकास का आधार बनाया गया। क्या बनाया गया, शिक्षा और स्वास्थ्य के को भी आधार बनाया गया, ताकि ये पता चल सके कि पूरा ओवरऑल कितना डेवलपमेंट हो रहा है कोई देश के अंदर। अगले वाला पॉइंट है नीतिगत मार्गदर्शन, सरकारें को यह समझने की सहायता करता है कि किन क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि में सुधार की आवश्यकता होती है। साथ के साथ ये चीज़ें भी बताने में मदद करता है, जो अलग अलग प्रकार की सरकार होती है उनको ये भी समझाने में मदद करता है कि शिक्षा व स्वास्थ्य होता है उनमें और कितना ज़्यादा डेवलपमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कोई भी देश के लिए। जिस देश की शिक्षा बढ़िया होगी, जिस देश का स्वास्थ्य बढ़िया होगा, वही देश आगे क्या करेंगे, डेवलपमेंट करेंगे। क्या करेंगे, वही देश आगे जाकर डेवलपमेंट करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं, वही देश आगे जाकर और ज़्यादा डेवलपमेंट है वो करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तुलना, देशों की जो अलग अलग देश होते हैं उनकी सामाजिक व आर्थिक प्रगति की वैश्विक तुलना में मदद करता है। क्या करता है, जो अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो पूरी दुनिया के देश हैं, कौन देश कितनी ज़्यादा प्रगति कर रहा है, उन देशों के बारे में हमें पता चलता है इस जो आपके सामने सूचकांक के माध्यम से। समानता व समावेशन पर बल, एचडीआई केवल समृद्धि नहीं बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देता है। जो एचडीआई होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। क्या होता है, एचडीआई होता है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है ना, ये लोगों की क्या करता है, समृद्धि नहीं नापता है। क्या नहीं करता है, सिर्फ समृद्धि नहीं नापता है, बल्कि लोगों के जीवन की गुणवत्ता के बारे में बताता है कि लोगों का जो जीवन है ना वो कितना सही जीवन है, लोग कितना गुणवत्तापूर्ण जीवन जी रहे हैं, क्या वो अपने जीवन को जीने से खुश हैं उस देश में, उसके बारे में भी बताता है।
एसडीआई में सीधे तौर से एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2030, मतलब कोई भी देश सतत विकास से संबंधित कि हम पर्यावरण को भी आगे बढ़ाएंगे, हमारे देश को भी विकसित करेंगे, इस प्रकार के गोल हैं वो भी जुड़े हुए हैं इसके अंदर। सीमाओं की बात करें भाई, कोई भी चीज होती है ना, कोई भी चाहे सूचकांक हो चाहे कोई भी चीज हो, अगर उसकी खूबियां हैं तो उसकी कमियां भी होती हैं, तो कमियों को देखना भी जरूरी होता है। सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव और पर्यावरणीय कारकों को पूरी तरीके से शामिल नहीं किया जाता है। कोई भी देश है, हो सकता है वहां पर शिक्षा स्वास्थ्य अच्छा हो, लेकिन वहां पर भेदभाव ज्यादा हो। अगर भेदभाव ज्यादा होगा तो लोग अच्छा जीवन जी पाएंगे क्या, खुश होंगे क्या, नहीं हो पाएंगे। तो यही चीज है आपके सामने, सामाजिक असमानता को भी जोड़ना जरूरी था। कौन किसको, सामाजिक असमानता को भी इसमें जोड़ना जरूरी था, जिसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया है, दरकिनार कर दिया गया है। लैंगिक भेदभाव, जो अलग अलग आपके सामने जो महिला पुरुष के बीच में जो भेदभाव देखने को मिलता है, उसको भी दरकिनार किया गया है। कोई भी देश प्रगति कर रहा है, खूब पैसे कमा रहा है, जीडीपी ग्रोथ कर रहा है और वहां पे मुफ्त शिक्षा व स्वास्थ्य दे रहा है, लोग खुश हैं, लेकिन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो क्या वो विकास है? बिल्कुल नहीं है, वो दीर्घकालीन विकास नहीं है, आगे जाकर उसको नुकसान पहुंचाएगा। तो इस प्रकार के जो ये तीन चीजें, सामाजिक असमानता, लैंगिक भेदभाव, पर्यावरणीय कारक हैं, उनको नहीं जोड़ा गया है, जोड़ने की जरूरत है। केवल औसत मान दिखाता है और केवल आंतरिक असमानताओं को नहीं दिखाता है। क्या दिखाता है? एवरेज मान ही दिखाता है। क्या दिखाता है? एवरेज वैल्यू दिखाता है। समझ में आ गया? तो इससे यह नहीं पता चलता है कि आपके सामने कोई देश हो सकता है कि शिक्षा में पिछड़ा हुआ है लेकिन स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा प्रगति कर रहा है ना। तो इस सब प्रकार की चीजों के बारे में नहीं पता चल पाता है। एचडीआई, अब इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट, एचडीआई, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जैसे पूरक सूचकांक भी बनाए गए। अब जो आईएसडीआई, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ना, उसको और ज़्यादा समावेशी बनाने के लिए, उसको और ज़्यादा ग्रोथ करने के लिए उसके और इंडेक्स बना दिए गए। जैसे इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट, जिसके अंदर क्या है, असमानता, जो ये बताया था ना, सामाजिक असमानता को कवर नहीं किया गया है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, उसी को कवर करने के लिए एक इनइक्वालिटी एडजस्टमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया, जिसमें असमानता को भी दिखाया जाता है। जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया गया, जीडीआई, जिसमें जो अलग अलग प्रकार के जो आपके सामने क्या होते हैं, जो जेंडर होते हैं, लैंगिक भेदभाव दिखाने वाले जो आपके सामने अलग अलग प्रकार के जो सूचकांक होते हैं उसको देखा गया, और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को भी जोड़ा गया है। निष्कर्ष की बात करें, एसडीआई एक मानव केंद्रित विकास मॉडल है, जो ये दर्शाता है कि कोई देश केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक रूप से कितना सक्षम है। तो ये जो एचडीआई होता है ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है, ये इसी चीज़ को दिखाने का काम करता है कि कोई भी देश है ना, आर्थिक रूप से कितना मजबूत है। क्या है? आर्थिक रूप से कितना मजबूत है, इसी को नहीं दिखाता है, बल्कि सामाजिक रूप से कितना मजबूत है, कितना सक्षम है, इसको भी दिखाने का काम करता है। यह अलग अलग प्रकार की नीतियों के निर्माण करने पर मदद करता है, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने पर जोर देता है, और समय के विकास में ऐसे बहुआयामी सूचकांक और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्या होता है? समय के साथ जैसे क्योंकि समय में बदलाव आ रहा है, तो इस प्रकार के जो डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये थी आपके सामने ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसकी क्लास। कैसी लगी आपको क्लास? जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।